नमस्कार। मैं डॉक्टर हमीद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत दो सिद्धांतों का डिस्कशन किया था। पहला था क्रियाशीलता का सिद्धांत और दूसरा था पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जिसे हम कहते हैं वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया जाता है और इसी वातावरण से मानव अंतर संबंध स्थापित कर अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए वातावरण समायोजन को भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया है। हम जानते हैं कि वातावरण के अंतर्गत दो तरह की परिस्थितियां पाई जाती हैं। एक तो है प्राकृतिक वातावरण, जिसे हम भौतिक वातावरण कहते हैं, वो तत्व होते हैं, और दूसरा हमारा जो है वो सांस्कृतिक वातावरण के तत्व होते हैं। प्राकृतिक वातावरण जैसे भूमि की बनावट है, जलवायु दशाएं हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, ये निश्चित रूप से मानव की सामाजिक आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार मानव द्वारा निर्मित जो सांस्कृतिक वातावरण होता है, चाहे वो तीज त्यौहार हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो मकानों की शैली हो या अन्य चीज़ें हों, इनका भी मानव जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों वातावरणों के साथ मानव अपने आप का समायोजन करता है, अपना एडजस्टमेंट करता है। इसीलिए इसको वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहा जाता है। वातावरणीय परिस्थितियों में हम जानते हैं कि क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों का वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है और उसी तरह से मानव उन भिन्नताओं के साथ अपना समायोजन स्थापित करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी वातावरणीय परिस्थितियों में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए इसको क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि जाहिर है वातावरणीय परिस्थितियां हैं, कहीं परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कहीं परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, और हर परिस्थिति में मानव को अपना जीवन निर्वाह करना है और अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होना है। तो ऐसी स्थिति में सर्वाइवल के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? वो दो तरीके अपनाता है। दो तरीके वो अपनाता है, या तो वो वातावरण के साथ अपने आप को ढाल ले, या अपनी बुद्धि और कौशल के अनुसार उस वातावरणीय परिस्थिति को अपने अनुसार परिवर्तित कर दे, तभी वो समायोजन स्थापित कर सकता है। इसीलिए वातावरण समायोजन के सिद्धांत को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके द्वारा मानव वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। पहला तो है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण। यानी जिसको हम कहते हैं अनुकूलन का मतलब एडेप्टेशन और रूपांतरण का मतलब होता है मॉडिफिकेशन या परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं। तो अनुकूलन के साथ क्या होता है कि मानव जो है वो पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, बजाय पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी तरह का परिवर्तन करे, बल्कि वो अपने आप उसके अनुसार ढाल लेता है। जैसे इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये जो अनुकूलन है, क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जैसी वैसे उसे अपने आप को ढालना है। ठीक है, अब वो चाहे प्राकृतिक पर्यावरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक पर्यावरण हो, दोनों तरह के वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को मानव बदल लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ये अनुकूलन दो तरह का होता है। एक तो कहलाता है आंतरिक अनुकूलन और दूसरा कहलाता है बाह्य अनुकूलन, यानी इंटरनल एडेप्टेशन और एक्सटर्नल एडेप्टेशन, जिसे हम कहते हैं। इंटरनल एडेप्टेशन में क्या होता है कि मानव जहाँ भी रहता है, जहाँ भी स्थिति में रहता है, वहाँ के हिसाब से अपना जो उसका खान पान है
या उसका रहन सहन है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं आंतरिक अनुकूलन। इसका एक उदाहरण यह है कि जैसे कोई भी मनुष्य है, मान लीजिए भारत का है, वो जा रहा अमेरिका या कहीं दूसरे देश में जा रहा है, वहाँ की जो बोली है वो अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। अब यहाँ से तो वो हिंदी जानता है या रीजनल लैंग्वेज कोई जानता है, तेलुगु, मलयालम या तमिल कुछ भी, और वो चला गया अमेरिका जहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा चलती है। अब उसे दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें ख़रीदनी होंगी वहाँ जाके, साग सब्ज़ी और भी चीज़ें, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी भाषा में तो बोल नहीं सकता कि हमें लौकी दे दो, हमें आलू दे दो, हमें और गोभी दे दो, या अन्य जो उसकी रीजनल भाषा है, बल्कि जो भाषा वहाँ बोली जाती होगी लौकी और आलू और गोभी के लिए, उसी भाषा का उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो जानने की कोशिश उसे करनी पड़ेगी। तो वहाँ की वो भाषा वो अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीखता है। ठीक है, इसी सीखने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं आंतरिक अनुकूलन। उसने अपने आप को वहाँ की भाषा को सीखा, बदला, अपने आप को चेंज किया है ताकि वहाँ की स्थिति में वो अपना समायोजन स्थापित कर सके। इसको हम कहते हैं आंतरिक अनुकूलन। और इसी तरह से एक होता है बाह्य अनुकूलन। तो बाह्य अनुकूलन में क्या होता है कि जैसे कहीं गया मनुष्य, ठीक है, यहाँ के देश का किसी दूसरे देश में, ठीक है, तो मान लीजिए हम ये मान लें कि मरुस्थलीय भागों का व्यक्ति है, ठीक है, या अफ्रीका का व्यक्ति है, अरब का देश का व्यक्ति है, वो यहाँ से चला गया साइबेरिया, या चला गया कनाडा, या चला गया यूरोप, तो क्या होगा, वहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बिल्कुल इन मरुस्थलीय क्षेत्रों की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग हैं। तो वहाँ के अनुसार क्या करेगा, उसको वस्त्र बदलना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ जो भाषा होगी वो उसे सीखना पड़ेगा, उसे वो बोलना पड़ेगा, उसे वो भाषा बदलनी पड़ेगी, अपने खान पान का तरीका उसे बदलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब उसको पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपना वेशभूषा बदलनी पड़ती है, ठीक है, और अपने आप को वहाँ की लैंग्वेज में उसकी भाषा बदल जाती है, उसके खान पान का तरीका बदल जाता है वहाँ जाने के बाद, तब उससे कहा जाता है बाह्य अनुकूलन। यानी उसने अपना वस्त्र वहाँ के अनुसार चेंज कर लिया है, ठीक है। बल्कि हम यूँ कहें कि अन्य जो चीज़ें हैं उसको भी मजबूरन उसको परिवर्तित करनी पड़ी हैं, तो उसे हम कहते हैं बाह्य अनुकूलन, ठीक है, एक्सटर्नल एडेप्टेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा आंतरिक अनुकूलन होता है वो भी दो तरह का होता है, ठीक है। आंतरिक अनुकूलन क्या होता है, एक तो होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री जिसे हम कहते हैं। यानी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को बदलते हैं, अपने आप को ढालते हैं, और कुछ चीज़ें बिना हमारी मर्ज़ी के अपने आप उस वातावरण में समायोजन के लिए ढल जाती हैं, ठीक है। जैसे हम ये बात करें कि ऐच्छिक अनुकूलन तो वो हुआ कि हमने वहाँ की हम गए किसी दूसरे देश में, या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में गया और वहाँ जाके वहाँ की वो भाषा सीखने लगा अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूरा करने के लिए, दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो वहाँ की जो भाषा थी उसको उसने सीखा, ठीक है, ताकि वो वहाँ अपना जीवन यापन कर सके। तो ये इच्छा के अनुसार हुआ, उसने अपनी इच्छा से वहाँ की भाषा सीखी ताकि वहाँ के वातावरण में वो समायोजन स्थापित कर सके। तो जब वो अपनी इच्छा से काम करता है तब उसे कहते हैं ऐच्छिक अनुकूलन या वॉलेंट्री एडेप्टेशन की बात कही जाती है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जैसे हम ये मान लें कि यूरोप का कोई निवासी किसी मरुस्थलीय भूभाग में जाए, या अफ्रीका में जाके रहने लगे, या भारत के जो दक्षिणी प्रदेश है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, इस तरह के जो गर्म एरियाज़ हैं, या कोई भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ जाके कोई शीत कटिबंधीय वाला आदमी या शीतोष्ण कटिबंधीय वाला व्यक्ति यूरोपियन जाके रहने लगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो स्किन कलर है, उसके त्वचा का रंग है, वो श्याम होता जाएगा, धीरे धीरे डार्क होता चला जाता है, ठीक है। एक बात तो क्या हुआ, वो चाहता तो नहीं कि उसके त्वचा का रंग जो है वो डार्क हो, लेकिन पर्यावरणीय परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी का कलर अपने आप चेंज हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्वचा की को गर्मी की दुष्परिणाम से और नुकसान से बचाने के लिए मानव शरीर में स्वतः ही एक क्रिया होती है जिसमें एक मेलानिन नाम का
पिगमेंट सिक्रीट होता है, जिससे वो त्वचा पर आके सूर्य की जो गर्मी होती है वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करे, उसको यानी त्वचा को हमारे सुरक्षा प्रदान करता है ये मेलानिन, वो इसीलिए उसका सिक्रीशन होता है, उसका उत्सर्जन होता है हमारी बॉडी से, और वो क्या होता है स्किन को ब्लैक कर देता है, ताकि जो गर्मी है वो आके स्किन तक ही ख़त्म हो जाए, ना कि हमारे शरीर के अंदर दूसरे टिश्यूज़ में पहुँचे और उनको नुकसान पहुँचाए। तो एक नेचुरल एडेप्टेशन है ये। लेकिन बाहरी तौर पर देखने पे हमें लगता है कि उसके त्वचा का रंग जो है वो परिवर्तित हो रहा है। अगर उसी यूरोपियन की कई पीढ़ियाँ वहाँ निवास करने लगती हैं उस गर्म प्रदेश में, तो आप देखेंगे कि 2-3 पीढ़ी के बाद स्वयं जो उनके बच्चे पैदा होंगे, उनकी खुद ही जो त्वचा का जो रंग है वो धीरे धीरे अपने आप श्याम हो गया होगा। यानी अगली जो जनरेशन तीसरी चौथी पीढ़ी आएगी तो वो बिल्कुल अंग्रेज़ उस यूरोपियन की तरह गोरी चमड़ी वाली नहीं होगी, बल्कि वो अपने आप श्याम कलर की चमड़ी वाली संतानें उनकी पैदा होंगी। तो इसे हम कहते हैं अनैच्छिक अनुकूलन। ना चाहते हुए भी ये अनुकूलन उस गर्म वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप होता है, और यही क्रिया अगर उष्ण मरुस्थलीय और गर्म प्रदेशों के लोगों को उस ठंडे प्रदेशों में शिफ्ट कर दिया जाए तो धीरे धीरे उनकी त्वचा का रंग भी श्याम के बजाय श्वेत होने लगता है, यानी उसका कलर और लाइट होने लगता है डार्क से, क्योंकि वहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अलग तरह की हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनैच्छिक अनुकूलन। ठीक है, इनवॉलेंट्री एडेप्टेशन है ये। तो इन दोनों परिस्थितियों के आधार पर दोनों क्रियाओं से मानव जो है वो पर्यावरण के साथ यानी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, और इस अनुकूलन के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस भी वातावरणीय परिस्थिति में वो निवास कर रहा है वहाँ वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके, सुविधाजनक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये बात थी अनुकूलन की। एक दूसरी जो ज़रूरी प्रक्रिया है जिसके तहत मानव वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, वो प्रक्रिया है रूपांतरण की, परिवर्तन की, या जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मॉडिफिकेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में बहुत सारी वातावरणीय परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो मानव के अनुकूल नहीं हैं। ठीक है, मानव के अनुकूल नहीं है। मानव के अनुकूल नहीं होने के कारण क्या होता है कि वहाँ वो मानव जो है वो आसानी से नहीं रह सकता, वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या करता है, अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपने ज्ञान के आधार पर उसे परिवर्तित करने की चेष्टा करता है, परिवर्तित करने का प्रयास करता है, और काफ़ी हद तक उसे परिवर्तित कर देता है ताकि उन परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल बना सके। ठीक है, तो जब विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों के मानव अपने अनुकूल बनाता है, यानी क्या किया उसने, परिस्थिति को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, परिस्थिति को ही परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रूपांतरण या परिवर्तन कहा जाता है। जैसे हम ये मान लें एस्किमो एरिया का मानव है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों का मानव है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, सारी बातें। तो वहाँ क्या करता है एस्किमो, वहाँ जो उपलब्ध संसाधन है, ख़ास तौर से मछलियाँ जो हैं या कुछ जानवर होते हैं जो उस ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, कैरिबी वगैरह, उनका वो शिकार करता है और उन्हीं जानवरों और मछलियों की खालों का वस्त्र बनाता है, उनके जूते और उनकी टोपियाँ बनाता है और उसका वो धारण करता है, ताकि वहाँ की बहुत ही शिद्दत वाली जो सर्दी है, बहुत ही कठोर सर्दी है, उससे वो बच सके। इसी तरह से वो इन्हीं मछलियों की चर्बियों से अपना जो मकान बनाता है, जिसे हम इग्लू कहते हैं, वो बर्फ़ का मकान भी वहाँ बना लेता है, बर्फ़ के संसाधन वहाँ उपलब्ध है, और इन जानवरों की हड्डियों के सपोर्ट से बहुत सारे काम और हथियार वगैरह बना लेता है। तो उस इग्लू को, छोटे से इग्लू को गर्म करने के लिए इन मछलियों की चर्बियों का भी उपयोग वो करता है, उसे जलाए रखता है ताकि उसका वो मकान अंदर से गर्म रहे। तो ये क्या है, विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन मानव ने अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुरूप उसे काफ़ी हद तक परिवर्तित कर लिया और वहाँ अपना जीवन यापन कर रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो पर्वतीय भागों में निवास करते हैं। अब पर्वतों पर क्या होता है, समतल मैदान तो होता नहीं है, तो मानव के ज्ञान ने ये काम किया कि उन पर्वतों के ढालों को काट कर
पतली पतली पट्टियाँ समतल बना ली, जिसको हम सीढ़ीदार, बिल्कुल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से सीढ़ियाँ उसे बना ली और उस पर वो खेती करने लगा, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ड एग्रीकल्चर या सीढ़ीदार कृषि या सोपानी कृषि कहते हैं। यानी पर्वतीय ढालों को थोड़ा थोड़ा काट छाँट कर उसने समतल बना लिया और उस पर अपने ज़रूरत की चीज़ों को वो उगा रहा, साग सब्जियाँ और अन्य खाद्यान्न फसलें भी उस पर उगाता है। तो क्या हुआ, परिस्थिति तो ऐसी थी कि वहाँ खेती नहीं हो सकती थी, पर मनुष्य ने ऐसा किया। इसी प्रकार और हम देखें आगे चलें तो मनुष्य जो है वो जो शीत प्रदेशों का है, ठंडे प्रदेशों का है, अब वैज्ञानिक विकास के नाते, तकनीकी विकास के नाते उन कठोर परिस्थितियों में भी उसने क्या किया है, अपने घरों को गर्म करने के बहुत सारे यंत्र विकसित कर लिया। तो अगर हम वास्तव में देखें तो वहाँ तापमान माइनस में होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, रूस वगैरह कनाडा वगैरह में, लेकिन वहाँ मनुष्य बड़े आराम से रह रहा है। कारण क्या है कि उसने ऐसे यंत्र विकसित कर लिए जिससे वो पूरा मकान अपना गर्म रखता है, पूरा पानी गर्म रखता है, और वस्त्रों के रूप में गर्म ऊनी वस्त्रों का भी उसने विकास कर लिया है, जिसके कारण उन विपरीत परिस्थितियों में भी वो सुविधाजनक जीवन जी रहा है। तो ये क्या हुआ, उसने परिस्थिति को परिवर्तित कर दिया। भले ठंडी है वातावरणीय परिस्थिति, लेकिन उसने अपने ज्ञान के विकास के आधार पर उसे बदल दिया, ठीक है। और वहाँ गर्म वस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है और हीटर का इस्तेमाल कर रहा है। घर और पानी, तमाम सारी चीज़ें, गाड़ी घोड़े, सब उसके सब जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सब उस विपरीत परिस्थिति में भी अपने अनुकूल उसने बना लिया उन चीज़ों को। एक बात होगी। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ें और बात करें गर्म प्रदेशों के लोगों की, चाहे वो मरुस्थलीय भूभाग हो, वहाँ क्या होता है, बहुत कठोर जलवायु होती है, बड़ा ज़्यादा तापमान होता है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ बाहर रहना ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या किया मनुष्य ने, रेफ्रिजरेटर बना लिया, एयर कंडीशनर्स बना लिए उसने। तो चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, अंदर जो एसी चल रहा है तो आराम से उस ठंडे माहौल में वो रह रहा, अपना काम कर रहा, सारी चीज़ें कर रहा है। कितनी गर्म से गर्म चीज़ हो, लेकिन उसने रेफ्रिजरेटर बना लिया तो उसकी गाड़ी भी ठंडी हो रही है। उसके जो है तमाम तरह की चीज़ें जिनको कम तापमान की ज़रूरत है, उन बड़े बड़े प्रशीतकों में रख के और उसका वो उपयोग करता रहता है। तो परिस्थिति तो बिल्कुल प्रतिकूल थी, लेकिन उसने क्या किया, कई सारी तकनीकी ऐसी विकसित कर ली कि उस उष्ण गर्म मरुस्थलीय भाग में भी बहुत सुविधाजनक जीवन जीता है और टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। तो पूरा मध्य पूर्व एशिया जो विश्व के विकसित देशों में शामिल है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत है, तमाम सारे देश हैं जो वहाँ बहुत जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई है, ठीक है। जबकि परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल है, पर चूँकि आर्थिक विकास के नाते, यानी वहाँ पेट्रोलियम बहुत अपार मात्रा में पाया जाता है, तो उस विकास के नाते उन्होंने तमाम तरह के जो है वो कृत्रिम साधनों का विकास कर लिया है और उसका उपयोग करके वो सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी प्राकृतिक संसाधनों वाली जगहें हैं जहाँ विशाल मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो हमने बात की थी इससे पहले वाले सिद्धांत में ऑस्ट्रेलिया की सोने की खानों के बारे में, या राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर वाले मरुस्थलीय भूभागों की, या अरब के उन मरुस्थलीय भागों की, जहाँ खनिज संसाधनों की उपलब्धता के नाते विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ मानव निवास कर रहा है और कृत्रिम साधनों का उपयोग कर रहा है, जिससे उसका जीवन सुविधाजनक बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, परिस्थितियों को बदल लिया, ठीक है। उन परिस्थितियों को मनुष्य ने क्या किया, बदल दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। और आज की हम बात करें वैज्ञानिक युग की, तो आप देखते होंगे कि मानव जो है वो अंतरिक्ष में यात्राएं कर रहा है। ये संभव नहीं था कुछ सालों पहले, 100 साल पहले ये बातें संभव नहीं थी, पर मानव के तकनीकी ज्ञान ने, उसकी बुद्धि ने, उसके कौशल ने ऐसी चीज़ें विकसित कर ली कि आज वो दूसरे ग्रहों की सफ़र करने के पथ पर है। यानी चंद्रमा पर अपना पैर वो जा चुका है, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं ढूंढ रहा है, इस तरह के कई सारे कार्य वो कर रहा है, जबकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते या वहाँ जाना हमारा संभव नहीं हो पाएगा। ये सब काम कर रहा मानो। इसी तरह से बहुत सारी कृषि भूमि है जो बंजर है, अनुपजाऊ थी,
लेकिन मानव ने क्या किया, उर्वरकों का विकास किया, उर्वरक बनाए। अब वो जैसी मिट्टी है उस मिट्टी को टेस्ट किया, उसको पता चल गया इसमें किस उर्वरक की ज़रूरत कितनी मात्रा में है, और उस अनुपजाऊ मिट्टी को उसने क्या किया, उपजाऊ मिट्टी में बना लिया और वहाँ विकसित कृषि करने लगा, जो पहले संभव नहीं था किसी तरह की कृषि करना। जिन क्षेत्रों में वहाँ वो कृषि कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे विश्व के ऐसे भूभाग हैं जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम है या नहीं के बराबर है, वहाँ खेती करना संभव नहीं था। तो मानव ने क्या किया, सिंचाई के विभिन्न प्रकार के साधन विकसित कर लिए, चाहे वो ट्यूबवेल्स हों, चाहे वो अन्य साधन हों, चाहे और सबसे बड़ी चाहे वो नहर कैनाल्स हों, ये सारी चीज़ें उसने वहाँ विकसित कर लिया। नदियों से कैनाल निकाल दिया, ठीक है, और इसी तरह से ट्यूबवेल्स खोद लिए, इसी तरह से कुएँ और तालाब खोद दिए और वर्षा का पानी उससे इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह से उन्हें क्या, पानी का साधन उपलब्ध करा लिया और ऐसे भूभागों में वो खेती करने लगा जहाँ पूर्व में खेती की कोई संभावना नहीं थी। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें कि वर्तमान में मानव कई तरह के निर्माणकारी कार्य करता है, चाहे वो नदियों पर पुल बनाना हो या बांध बनाना हो, सड़कों का निर्माण करना हो या अन्य कई तरह के निर्माण है उनका कार्य हो। उस कार्य में भी क्या करता है मानव, निश्चित रूप से पर्यावरणीय परिस्थितियों के विपरीत कार्य वो कर रहा है। नदी पे को पार करना आसान नहीं था, लेकिन उसने पुल बना दिया, आराम से जा रहे हैं। नदी का पानी समुद्र में जाके मिल जाता था, उसने उस पर बांध बना दिया। बांध से क्या हुआ, पूरे साल पानी भी उपलब्ध हो रहा है सिंचाई के लिए और पीने के लिए, और मछलियाँ भी उसमें पल रही हैं। साथों साथ क्या हो रहा है, वहाँ जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तन ही तो है, पर्यावरणीय परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया मनुष्य ने। इसी तरह से विंड पावर और सोलर पावर की हम बात करें, वर्तमान में अपार मात्रा में पवन ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। इसी तरह से सौर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली, पवन चक्कियाँ लगा दी। हवा के बारे में हम सिर्फ ये समझते थे कि हवा चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था इसको हम ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं, बिजली के रूप में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। पर आज मानव ने पवन चक्कियों के द्वारा ये सारा काम कर लिया। इसी तरह से सूर्य की जो तापमान है वो हम ये समझते थे ठीक है वो गर्मी कर रही है पृथ्वी पर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब उसने क्या किया, सोलर पैनल्स बना लिया मनुष्य ने, और उस ऊष्मा का उपयोग बिजली उत्पादन में हो रहा है। तो हमारी अब ये सारे ऐसे उत्पादन के स्रोत हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जो पॉल्यूशन फ्री है, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र का भी कोई प्रदूषण इन साधनों के द्वारा नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक क्रांति आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रीन हाउस की, तो मनुष्य ने क्या किया, ग्रीन हाउसेस बना लिए। तो जो ठंडे प्रदेशों में जो फसलें उगती थी, जो साग सब्जियां फल उगते थे, उनको उन्होंने कंट्रोल्ड कंडीशन में गर्म क्षेत्रों में भी उगाना शुरू कर दिया। या इसी तरह से जो गर्म क्षेत्रों की फसलें थी या अन्य साग सब्जियां थी, उन्होंने एक कंट्रोल्ड कंडीशन में ठंडे क्षेत्रों में उगाना शुरू कर दिया। जबकि बाह्य परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, पर उसके बावजूद भी मनुष्य ने इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की कि उसके आधार पर वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन परिस्थितियों के अपने अनुकूल बना लिया और अपना जीवन जो है वो सुविधाजनक बना लिया। तो इस तरह से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेने को ही रूपांतरण कहते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं सारांश रूप में, जितनी बातें हमने आपसे की, इससे ये बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन यापन के लिए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, और इस समायोजन की प्रक्रिया में वो कहीं तो वो अनुकूलन करता है और कहीं उसका रूपांतरण करता है, यानी परिस्थितियों को अपने अनुकूल परिवर्तित कर लेता है, उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, और इस तभी वो अपना जीवन यापन संभव कर पाता है, और तभी वो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। तो इसी को हम कहते हैं वातावरण समायोजन। ठीक है, आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी सिलेबस का हिस्सा हम आपसे अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।